ठीक है। हाँ जी, स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सभी का। करियर बिल्ड क्लास आपकी शुरू हो गई है। मैरी क्रिसमस। हाँ जी, मैरी क्रिसमस। ठीक है भाई, शुरू करें। क्लास अपनी शुरू करते हैं। टॉपिक चल रहा था अपना मेंसुरेशन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, देखिए, पेपर 2 के बच्चों के लिए मैंने कहा था कि 3-4 टॉपिक की क्लास है, क्या मैं उसको वीओडी अपलोड कर दूं क्या? आप अगर कहेंगे तो मैं उसका वीओडी अपलोड कर दूंगा, और अगर ऐसा लगेगा तो अगला महीना जब स्टार्ट होगा, जनवरी जब स्टार्ट होगा, कोशिश करेंगे आपके सिलेबस को खींचने की। हाँ बेटा, लाइव क्लास है, लाइव क्लास है आपकी ये। ओके, तो तब कर देंगे। अभी अगर चाहिए, अभी अगर चाहिए तो हम अपलोड कर सकते हैं, आप लोग उनको क्लासेस को देख लीजिएगा। आज केवल आप ही की क्लास हो रही है। हाँ, आज सारे टीचर छुट्टी पे हैं। नहीं, मैं छुट्टी लेता ही नहीं हूँ। मेरा छुट्टी का कोई सीन ही नहीं है। हाँ, इस बार जरूर छुट्टी हुई है, क्योंकि मेरे को जाना पड़ा फैमिली की वजह से। बाकी जो बच्चा मुझसे पढ़ चुका है पहले भी मुझसे, जिसने पढ़ाई की है, उसको पता है भैया, मैथ वाले टीचर तो छुट्टी नहीं लेते। हमारे पास काम ही क्या है, पढ़ाना है भाई। बस अपलोड कर देते हैं उनको। जो 5 आपके टॉपिक हैं उन टॉपिक को अपलोड कर देते हैं। जैसा मैंने बताया, उन 5 टॉपिक से पेपर 2 में 2 सवाल आएंगे। ओके, उनकी मैं लाइव क्लास भी लूंगा, ऐसा नहीं है कि उनको लाइव नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि देखो न्यू ईयर का हो सकता है, न्यू ईयर की 3-4 दिन की छुट्टी हो नए साल की, क्योंकि शनिवार रविवार पड़ रहा है न्यू ईयर से पहले। तो न्यू ईयर की छुट्टी तो होगी होगी, यहाँ पे टीचर्स कहीं अपने परिवार से घूमने जाएंगे या कहीं जाएंगे, तो नए साल की छुट्टी होगी। तो वो जो 3-4 दिन 5 दिन आपको मिलेंगे जब आपकी क्लासेस नहीं चलेंगी, उसमें आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बोलो। तुलसी पूजन के यार भैया, सारी शुभकामनाएं। जो भी आज जो भी त्योहार हैं, जितने भी भारत के त्योहार हैं, हर एक धर्म के त्योहार हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक चल रहा है अपना मेंसुरेशन। ठीक है, इस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं। हम आपके क्वाड्रिलेटरल पे आ गए थे, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस को हम करने लग गए थे। ठीक है भाई, क्वाड्रिलेटरल के सवालों को हम देखने लगे थे। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। लिखिएगा एक सवाल, सीटेट का आया हुआ प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न। और प्रश्न यह है कि एक वायर है, अ वायर ऑफ लेंथ, a wire of length 86 centimeter is used to form a rectangle whose length, जिसकी लंबाई है 26 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई है 26 सेंटीमीटर, देन द सेम रेक्टेंगल। ये मैं करा चुका था क्या कल? ये मैंने करा दिया था। द सेम रेक्टेंगल हैज बीन चेंज्ड, ये मैंने कराया नहीं था। इसी तरह का एक सवाल कराया था आखिरी, और मैंने कहा था ऐसा सवाल आपके पेपर में आता है। देखो, ये सीटेट का सवाल है, हैज बीन चेंज इनटू अनदर, इसको चेंज करके एक दूसरा रेक्टेंगल बना दिया गया। रेक्टेंगल जिसकी लंबाई है, हुज लेंथ, और जो दूसरा रेक्टेंगल आयत हमने बनाया है उसकी लंबाई है 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन
what will the difference between the breadth of the both rectangle? देखो भाई, इस सवाल को देखो, इसी टाइप का कराया था, ऐसा ही सवाल कराया था मैंने। देखो ये सवाल सीटेट में आ गया, अभी आपका 1 साल पहले का सवाल है ये, है ना। 1 साल पहले इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, सवाल है 86 सेंटीमीटर लंबे 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर 86 लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है। फिर उसी आयत को मोड़कर या आयत को बदलकर एक और आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई 31 सेंटीमीटर है। सिंपल सवाल है, जिसकी लंबाई 31 सेंटीमीटर है। तो दोनों आयत के चौड़ाई के बीच का अंतर क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है। तो दोनों आयत की चौड़ाई के बीच का अंतर क्या है? तो दोनों आयतों की चौड़ाई के बीच का अंतर क्या है? अब मुझे बताओ, क्या ये सवाल ऐसा है कि आप लोग कर नहीं पाओगे? मुझे बताओ, क्या ये सवाल ऐसा है जिसे आप नहीं कर पाओ, ना कर पाओ? आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ये सवाल? बिल्कुल भी नहीं। हमको पेरीमीटर पूछना गया है। अब आप देखो यार, पेरीमीटर तो इसमें है, आप देख पा रहे हो। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी पता है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। जो उसकी लंबाई है, उसकी जो भुजाओं की लंबाई है, उन सभी को अगर आपस में जोड़ दें तो क्या हमें निकल के आता है? उसका पूरा परिमाप निकल के आता है। अब यहां पे बोला गया कि एक वायर है जिसकी लंबाई 86 है। इसका मतलब एक वायर होगा, ये एक वायर है जिसकी लंबाई 86 सेंटीमीटर है। इससे पहले हमने आपको ऐसा कोई फिगर बना के सवाल को सॉल्व नहीं करना, ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। आपको पता है कि हमने पहले एक आयत बनाया जिसकी लंबाई 26 थी और हमने फिर एक आयत बना दिया जिसकी लंबाई 31 है। हमने पहले एक आयत बनाया जिसकी लंबाई 26 थी, है ना। आज फिर उसके बाद दोबारा एक आयत बना दिया जिसकी लंबाई 31 है। अब बस इसकी चौड़ाई का अंतर बताना है मुझे। कितना सिंपल सवाल है। अगर ये 26 है तो ये भी 26 होगा, ये 31 है तो ये भी 31 होगा। इसका पूरा का पूरा परिमाप किसके बराबर होगा भाई? इस तार के बराबर। जितना बड़ा ये तार है 86, तो ये पूरा 86 के बराबर होगा। अगर मैं इसको जोड़ दूं, 26 और 26 को जोड़ दूं तो कितना होता है? 52। और 52 को अगर मैं 86 में से माइनस कर दूं, देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गए 17 और 17, मतलब चौड़ाई आ गई 17। और वहीं अगर मैं 86 में से 31 और 31 कितना होता है? 62। अगर 62 को माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब मां मुझे बताना 17 और 12 का अंतर कितना होगा? 5। यही सवाल का उत्तर है। आपको कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी। आप जब इस सवाल को सॉल्व कर रहे थे तो आपने कोई फिगर बनाया क्या? नहीं।
फिगर तो बनाना ही नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए हमने आपको बताया है। आप तो सीधे सीधे इस सवाल को समझ पा रहे हो। सीटेट अभी 1 साल पहले का प्रश्न है, ये सवाल आपके पेपर 1 में पूछा गया है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सवाल आता है रेक्टेंगल के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ लीजिए। एक सवाल आपका सॉलिड यहां से आएगा और आप उस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, संस्कृत की क्लास सर ले रहे हैं, हिंदी वाले सर संस्कृत की क्लास लेते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों ही सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। हो सकता है आज छुट्टी हो, उस छुट्टी की वजह से आज वो क्लास ना ले रहे हो, और बाकी मैं टीचर से बात कर लूंगा। हमने आपकी पेडागोजी भी स्टार्ट करा दी है, पेडागोजी भी आपकी चल रही है। ठीक है, रोज रात को 2 क्लासेस आपकी पेडागोजी की रहेंगी, 7 से 8, 8 से 9। ठीक है, बाकी मैं और टीचर से बात कर लूंगा, तुम्हारे सिलेबस को और थोड़ा सा खींच के चलाएंगे। बोलो ठीक है। आंसर सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में आएगा? अरे भाई जो यूनिट है उसमें आएगा। यूनिट डी किसमें? सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यूनिट थोड़ा बदल जाएगी। अगला सवाल लिखिए, ये भी आपके सीटेट का अभी 1 साल पहले का प्रश्न है। लिखिए, 18 स्क्वायर हैं ऑफ अ साइड जिनकी भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर ईच, मतलब प्रत्येक की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ईच कैन कवर अ करेंसी नोट, ईच कैन कवर अ करेंसी नोट। सीधी बात है भाई, करेंसी नोट को कवर कर रहे तो हाउ मेनी स्क्वायर आर रिक्वायर्ड टू कवर? पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, देखो इसको। ईच कैन कवर अ करेंसी नोट। अब सवाल देखो क्या, कितना खतरनाक सवाल है। हाउ मेनी स्क्वायर आर रिक्वायर्ड टू कवर 3 सच नोट? 3 सच नोट्स। सवाल के नाम पे क्या है ये? अब बताओ। मैथ का सिलेबस कब तक हो जाएगा बता दीजिए। साक्षी जी पूछ रही हैं। साक्षी जी आपने फिर लास्ट क्लास नहीं ली है? लास्ट क्लास से मैंने ये आपको बताया है। कृपया अगर जब आप पूरी क्लासेस ही नहीं देख रही हैं तो आप सिलेबस को कंप्लीट का कैसे सवाल कर सकती हो बताओ। आखिरी क्लास जो आपकी पिछली क्लास है उसमें मैंने ये बात समझाई है कि पेपर 1 में लगभग आपकी 5 से 6 क्लासेस और रह गई हैं, और पेपर 2 में लगभग आपकी 10 से 15 क्लासेस होंगी। पेपर 1 जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही मैं एक दिन में आपकी मैथ पेपर 2 की 2-2 क्लासेस कर दूंगा। तो जो 15 क्लासेस 15 दिन में होंगी वो 15 क्लासेस 7 दिन में हो जाएंगी। तो 7 दिन, अगले 7 दिन आप मान के चलिए कि जनवरी के पहले हफ्ते तक मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आपका सिलेबस को, मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करने की। उसके बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराना शुरू करूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। ये मैंने बताया था, और ये मैं नहीं कराऊंगा, सारे ही टीचर कराएंगे। हर एक विषय का टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराना शुरू करेगा। मैंने पहले भी बताया है, कल लास्ट क्लास में बताया था, आपने देखा नहीं होगा। आप अगर देख लेते तो बहुत बढ़िया होता। चलो, अब इस सवाल को समझ में आ रहा है ये सवाल क्या है? 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक लेते हैं। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? ऐसे 3 नोटों को बताओ, कितना खतरनाक सवाल है। ढकने के लिए कितने
वर्गों की आवश्यकता होगी। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? आप मुझे एक बताइए, इस सवाल को करने के लिए कोई मैथ आनी चाहिए आपको? क्या ये सवाल किसी तरह का ऐसा है जैसे अपन बोले कि भाई इसके लिए बहुत ही गणित की आवश्यकता है? इस सवाल को देख के साफ पता चल रहा है। हाँ, मैं वीओडी अपलोड करवा देता हूं, अभी जाके, अभी मैं जाऊंगा तो उन 5 टॉपिक की वीओडी मैं डलवा दूंगा। ठीक है, पेपर 2 में और कॉम्बो बैच में मैं उसको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, 5 टॉपिक की वीओडी डलवा दूंगा, 100% डलवा दूंगा। ऐसे तो ना यार, जब हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं, पक्का डलवा देंगे। एमडी पढ़ाया हुआ आपका बिहार के उस पेपर में आया था। थैंक यू बेटे। देखिए, टीचर तो वही पढ़ाएगा जो एग्जाम में आता है, हम कुछ अलग नहीं पढ़ाएंगे आपको। जो आपके पेपर में आएगा वही हम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मैथ ईच कैन कवर ठीक है, तो हिंदी में इसको ढक सकते हैं, लिख दो। हिंदी में इसको नोट को पूरा ढक सकते हैं लिख दो। लेते हैं की जगह सकते लिख दो, तो कैन का मतलब सकना होता है। सवाल के नाम पे कलंक है। एक नोट को 18 वर्ग ढक रहे हैं, तो 3 नोट को 18 तिया 54, 54 नोट ढकेंगे, खत्म सवाल। सवाल कुछ था नहीं, सवाल में और दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं। सवाल के नाम पे, इसे कहते हैं कलंक सवाल। अब ये सवाल आपके पेपर का सवाल है, देखो लिखिएगा। अगला प्रश्न लिखिए, अ स्क्वायर हैज अ बाउंड्री, a square has a boundary of 16 centimeter from each of the corner। उसके जो किनारे हैं, तो प्रत्येक किनारों, इस स्क्वायर के प्रत्येक किनारों of this square, a small square of side 1 सेंटीमीटर is कट ऑफ। मतलब प्रत्येक किनारों में से 1 सेंटीमीटर साइड के वर्गों को काट दिया। अब आपसे पूछा गया, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग फिगर। बहुत बढ़िया सवाल है। व्हाट विल बी द लेंथ of the boundary of the remaining figure। इसका मतलब जो आपकी आकृति बची हुई है या जो आपका फिगर बचा हुआ है, हमें उसका क्या बताना है? उसकी पूरी बाउंड्री की लंबाई बतानी है, मतलब परिमाप बताना है, और कुछ नहीं बताना। ठीक है भाई, आइए भाई इस सवाल को देखते हैं। हिंदी में इस सवाल को लिखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक वर्ग, ये भी आपके प्रश्न उसका है एग्जाम का। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों किनारों से या कोनों से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों को काटा गया। वर्गों को काट दिया गया, तो शेष आकृति, तो जो शेष आकृति बची है उसकी सीमा की लंबाई क्या होगी? बहुत बढ़िया सवाल। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या है? लंबाई क्या होगी?
अब मुझे आप इस सवाल को पहले आप पढ़िए, इस सवाल को। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सवाल है। इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अगर कोई भी बच्चा इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहा, देखिए इसका मतलब फोकस की कमी है, आप ढंग से पढ़ नहीं रहे। वैसे भी आप लोग पढ़ने से ज्यादा कमेंट करने में विश्वास रखते हैं, ये थोड़ी सी हैरत अंगेज चीज है। आपको बता दूं, हम पिछले कई सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और उससे कई सालों पहले से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। लगभग पता नहीं कितने लाखों बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं। हमने लाखों, मतलब हर साल हम लाख 1.5 लाख बच्चे तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे होते हैं और ज्यादा ही पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, यहां पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते थे पहले। ऑफलाइन तो बहुत ही पढ़ाया है, सुबह से लेकर शाम तक हमारी क्लासेस चलती थी। पहले बच्चा ना जिज्ञासु होता था। पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बच्चों में फोकस की कमी दिखती जा रही है। नहीं, मैं आपको कुछ वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है। जैसे एक होता ना कि चुपचाप, पहले जब मैं बैच निकालता था और हम क्लास लेते थे, कोई बच्चा ना कमेंट उल्टे नहीं करता था, बस वो आंसर के कमेंट करता था। हमने सवाल लिखा और वो उत्तर लिखता था कि सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। अब मैं तब से देख रहा हूं इतने सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैथ को छोड़ के बाकी सारी चीज, मतलब क्लास पे ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं है क्लास पे। तो बेटा तुम लाइव क्यों आए हो? किसी ने जबरदस्ती बोल दिया कि जाओ क्लास देखो? ईवीएस और संस्कृत की क्लास नहीं चल रही है। अरे बेटा चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? चौवन कैसे आ रहा है? रुक्मणी कह रही हैं। अरे यार, अब तुम पिछले सवाल पे हो क्या? चौवन कैसे आ रहा है? अरे एक नोट को अगर 18 वर्ग ढक रहे हैं, ऐसे 18 वर्ग हैं जो इसको ढक देते हैं, तो ऐसे 3 नोट हैं, 1 2 3, तो 18 18 18, 18 ऐसे ढकेंगे, 18 ऐसे ढकेंगे, 18 ऐसे ढकेंगे, 18 तो ये 54 होता है। अब इस सवाल में तो कम से कम डाउट मत लाओ यार, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। ये सवाल में कैसे डाउट हो सकता है? आओ भाई इस सवाल को करते हैं। गजब है भैया, मैं हाथ जोड़ता हूं, क्या हो गया है आप लोगों को? हैं? पास फेल का कोई डर ही नहीं है। होता ना, एक एक डर लगता है यार, मैं फेल ना हो जाऊं, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। को आपको पास फेल का डर नहीं है, आपको पता नहीं ऐसा डर है जैसे होता नहीं, अपन अगर मान लो दुकान पे गए, दुकान पे हमने सामान खरीदा, अगर सामान हम खरीद रहे हैं, हमारा सामान ज्यादा है, तो जैसे मान लो दूसरी पॉलिथीन चाहिए या दूसरा बैग चाहिए, तो हम उसके लिए बोलते हैं, ऐसा करते हो तुम, अरे एक बैग और दे दो यार, एक बैग और दे दो, हमारा सामान ज्यादा है, हम कैसे रखेंगे, हमको ये दे दो, पंखा चला दो। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? कृपया करके कमेंट करना बंद करिए, सवालों को सॉल्व करिए। क्लास के अंत में हम 100% इस पर बात कर लेंगे। क्लास के अंत में हम बैठ के तसल्ली से बात करेंगे। आप अभी अपने सवालों को सॉल्व करिए, 5 मिनट अपन इस पर चर्चा कर लेंगे। क्लास की स्टार्टिंग में चर्चा करते हैं और क्लास के लास्ट में चर्चा कर लेंगे। बीच में डिस्टर्ब मत करो। देखो पढ़ो यार, अच्छे से नहीं समझोगे सवाल नहीं आएगा, फिर बाद में तुम करोगे कैसे? ठीक है, अब आइए। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वो 16 सेंटीमीटर है। उसके चारों कोनों में से हमने 1 सेंटीमीटर वाले वर्गों को कट कर दिया, ऐसे ऐसे कट कर दिया। समझिए, बहुत सिंपल सा है। जैसे लो, ये है, मान लीजिए ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, एक वर्ग एक स्क्वायर हो गया। उसकी बाउंड्री की लंबाई प्रत्येक की कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा। ये मैं समझाने के लिए फिगर बना रहा हूं आपको लोग, आप तो इतना समझ ही जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है इतना तो बच्चा होशियार होगा ही, इतना तो स्कूल में उसने पढ़ाई करी ही होगी। यहां से हमने एक वर्ग को कट कर दिया। देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? ऐसे हमने यहां से 4 कट कर दिए। एक इधर से कट कर दिया, एक इधर से कट कर दिया, एक इधर से कट कर दिया। यही बोला है सवाल में। ऐसा सवाल आपके पेपर में आया है, सीटेट के पेपर में आया, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है। अब आप एक बात बताइए, जब हमने इन चारों को कट कर दिया है तो आपका फिगर कुछ ऐसा नहीं बना?
मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं। ऐसा नहीं बन गया है ना? ये कट गए, देखो ये कट इधर से हो गया, इधर से हो गया, इधर से हो गया और इधर से हो गया, है कि नहीं? हाँ या ना, मुझे बताओ। अब आप एक बात बताना, जब 1 सेंटीमीटर इन दोनों तरफ से कट हो गया है, बहुत ही अच्छे से समझने वाली बात होगी, 1 सेंटीमीटर इधर से भी कट हुआ, इधर से भी कट हुआ, इधर से भी कट हुआ, इधर से भी हुआ, ये भी गया और ये भी गया। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर से गया इधर से गया, ये टोटल कितना था 16, तो ये कितना बचेगा 14। अगर ये 14 बचेगा तो ये वाला भी 14 बचेगा, ये वाला भी 14 बचेगा और ये वाला भी 14 बचेगा, 14 सेंटीमीटर, हाँ या ना? बोलो। क्योंकि मुझे बाउंड्री की लंबाई बतानी है, ओवरऑल परिमाप बताना है, तो आप बोलोगे सर ये वाला कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1, ये भी है 1, ये भी है 1, ये भी है 1, ये भी 1 है और ये भी 1। तो अगर मान लीजिए मैं यहां से इस बिंदु से शुरुआत करूं तो देखो कैसे होगा, 1 2 फिर 14 फिर 3 फिर 4 फिर 14 फिर 5 फिर 6 फिर 14 फिर 7 फिर 8 फिर 14। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? बस यहां से शुरुआत करिए, इसकी लंबाई को जोड़ते हुए चले जाइए, यही इसकी पूरी बाउंड्री की लंबाई होगी। और यही होता है परिमाप किसी भी आकृति का। कैसी भी आकृति हो, अगर उसकी पूरी की पूरी जो सतह है, उस सतह की लंबाई अगर हम जोड़ दें, चाहे वो सतह कैसी भी हो, आड़ा तिरछा कैसा भी हो, वही उसका परिमाप कहलाता है। जितना हो, देखो अपन ने एक अमाइबा पढ़ा था, ये है ना जैसे, तो ये जो होगा ना इसका, ये पूरी की पूरी यही इसका परिमाप होगा, ये जो इसकी सतह है। ठीक है, अब इस फिगर का निकालना तो बहुत मुश्किल है। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? क्लियर है? बस भाई बता दो यार। ओके ठीक है। 14 चौक कितना होता है बताओ भाई? 56। ये हो गया 56। और ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और जोड़ दिया इसमें, आंसर आ गया 64। 64 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर है। जिसका आंसर आया उसको बधाई, और जिसका नहीं आया, इसका मतलब आप लोग कमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई मत नहीं कर रहे हो। मतलब फोकस सवाल पे रखो ना यार। अभी अपन चर्चा कर लेंगे, क्या दिक्कत है आपको, परेशानी क्या है, किस चीज की दिक्कत है, हम चर्चा करेंगे। मेरा काम ही वही है, आप लोगों से फीडबैक लेके टीम को मुझे डिलीवर करना है। जब मुझे ही वो काम करना है तो मैं आपसे बात करूंगा उस पर, लेकिन अभी तो आप सवाल पे ध्यान दें। आंसर कितना है सवाल का मुझे बताइए? 64। बहुत ही बढ़िया। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। वैसे भी 64 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आएगा, वैसे भी 64। क्यों नहीं आएगा? वैसे 64 क्यों नहीं आएगा? आप एक बात बताओ, ये वाला हिस्सा कट हुआ है तो इतना हिस्से में तो 2 हो गया ना सेंटीमीटर। जब ये 2 सेंटीमीटर के बराबर तो ये भी 2 सेंटीमीटर के बराबर। इसके पैरामीटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका पेरीमीटर और इसका पैरामीटर दोनों के दोनों पेरीमीटर बराबर हैं। इसका परिमाप दोनों ही 64 आएंगे। ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि आप इतने हिस्से को जोड़ोगे, यहां पे 1 और 2, उतना हिस्सा यहां जुड़ रहा है 1 और 2, बात तो एक ही है। ठीक है, आओ भाई अगला सवाल लिखो। शिखा went to a bricklin to buy bricks। लो भाई, ये सभी तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। द रेट ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के भट्टे पे गई है वो ईंटें खरीदने, तो जो ब्रिक की रेट है वो कितनी है? वॉज 2500 रुपीज पर
1000 ब्रिक्स, ये भी आपके सवाल मतलब एग्जाम का सवाल है। अब सवाल आपसे पूछा गया हाउ मैनी ब्रिक्स कैन शी। अब ये सवाल तो वैसे मेजरमेंट का क्वेश्चन है, ये सवाल तो आपका मेजरमेंट का सवाल है, मेजरमेंट का क्वेश्चन है ये तो। चलो अब लिख दिया हमने, शी बाय इफ शी हैज ओनली 400 रुपीज। ये लीजिए, ये तो मेजरमेंट का सवाल है ना। अब देखो इस सवाल को, जो शिखा जी हैं, शिखा एक ईंट के भट्टे पे गई ईंटें खरीदने। गई, ईंटों का मूल्य 2500 रुपए प्रति 1000 ईंट है। ईंटों का मूल्य 2500 रुपए प्रति 1000 है। लो भाई, अगर उसके पास केवल 4000 रुपए हैं तो कितनी ईंट खरीद सकती है, बताइए। अगर या यदि उसके पास 4000 रुपए हैं तो उसने कितनी ईंटें खरीदी, बताओ। अब आप इस सवाल को देखिए, बेहद सिंपल, बेहद आसान, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। क्या होगा सवाल का उत्तर, बताओ। देखिए, 2500 रुपए की बात हो रही है, तो 2500 रुपए में ईंटें कितनी आ रही हैं, 1000 ईंटें आ रही हैं। इस सवाल को भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो देश संकट में है। हाँ या ना भाई, बोलो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं भाई 1 रुपए की कितनी ईंट होंगी, तो आप बोलोगे सर 1 रुपए की हो गई 1000/2500। अगर चाहो तो आप इसको यहां भी सॉल्व कर सकते हो, यहां भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, हमें खरीदनी है 4000 रुपए की ईंटें, तो भाई 4000 रुपए की कितनी ईंटें हो जाएंगी। लो, बस यही सवाल है यार, 1000/2500 गुणा 4000। लो, अब इस सवाल में ऐसा क्या था जो आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, मुझे बताओ। कहां दिक्कत आ रही है, कैसी दिक्कत आ रही है? क्लियर है? कई बच्चों ने अलग तरीके से किया होगा, कई बच्चों ने अलग तरीके से किया होगा, सबके अपने अपने तरीके हैं। लो भाई, कट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 25 से काट दिया, ये आ गया 40, आंसर आ गया 1600। यही आपके सवाल का उत्तर है। हर बच्चा अपने अपने तरीके से सॉल्व करेगा, अलग अलग तरीके से सॉल्व करेगा। ये एक बेसिक मैंने तरीका बता दिया। कईयों को पता है कि सर 2500 रुपए की अगर 1000 ईंटें हैं तो 100 रुपए की 40 ईंटें होंगी। अगर 100 रुपए की 40 हैं तो 40 का मल्टीप्लाई इधर करो तो ये हो गया 4000 रुपए, और 40 का मल्टीप्लाई इधर करो तो ये हो गई 1600 ईंटें। जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल पेपर 1 में पूछा गया है और यह सवाल बेहद आसान है। कोई भी बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर लेगा, कहीं दिक्कत उसको आएगी नहीं। क्लियर है? लड्डू सवाल है, ठीक। लिखिए फिर एक सवाल, ऐसा ही लड्डू सवाल। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 30 times that of the triangle of side 20 centimeter, 48 centimeter and
52 सेंटीमीटर। What is the perimeter of the square? चलिए करिए सवाल को। अब इस सवाल को हम देख पा रहे हैं, ये ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों को एक साथ इस सवाल में रखा गया है। जैसे अभी हमने देखे कौन से सवाल, जहां पर रेक्टेंगल और स्क्वायर को रखा था, अब इस सवाल को देख रहे हैं यहां ट्राइंगल दे दिया स्क्वायर के साथ में। सवाल में लिखा हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर हैं के क्षेत्रफल का 30 गुना है, के क्षेत्रफल का 30 गुना है, तो वर्ग का परिमाप क्या है? तो वर्ग का परिमाप क्या है? करिए भाई सवाल, उड़ा दीजिए, तहस नहस कर दीजिए। क्या होगा उत्तर बताइए। करो, सॉल्व करो, सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो, एक वर्ग है और एक त्रिभुज है। वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है। अगर हम एरिया की बात करें, मैं जैसे एरिया की बात कर रहा हूं, तो एरिया में जो वर्ग है लो, और एक त्रिभुज है, इसका अगर एक है तो इसका 30 है, मतलब अनुपात यही आ रहा होगा। अगर ये क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल 30 है, क्योंकि ये इसका 30 गुना है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी आफत मुसीबत बताओ मुझे, नहीं ना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई। ओके, अब आपको इसकी साइड दी गई है। साइड कितनी है? 20, 48 और 52। एक नजर में हम ये चेक करेंगे, क्या ये ट्रिपलेट तो नहीं, क्या ये ट्रिपलेट तो नहीं है, हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे। और अगर ट्रिपलेट हैं तो बस फिर तो तुमको पता ही है क्या करना है। इसका मतलब ये राइट एंगल साइड की भुजाएं हैं। तो 4 से इसे काटो। अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करूं तो ये कितना हो रहा है? 4 पंजे 20। 4 से इसे डिवाइड करूं तो ये हो रहा है 12, और 4 से इसे डिवाइड करूं तो 4 एकम और 4 सत्ते 4 एकम 4 और 4 तिये 12। लो, अब आप बोलोगे सर 5, 12, 13 तो एक ट्रिपलेट है। 5, 12, 13 तो एक ट्रिपलेट पहले से ही है, और आपको पता था कि ट्रिपलेट का मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब है वो 3 संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगी। अब ये ट्रिपलेट का मल्टीपल है, इसका मतलब ये इस ट्रिपलेट का कितना है? 4 गुना है। मल्टीप्लाई 4 कर दिया तो ये आ गया। ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही सबसे बड़ी भुजा आपकी हाइपोटेनस होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। मुझे पता चल गया इनमें से कोई एक बेस है और एक हाइट है। चाहे ये बेस होगा, ये हाइट होगा, या ये बेस होगा, ये हाइट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगी एरिया के फॉर्मूले में। तो बस भाई एरिया निकाल लो, हाफ 20 इंटू, क्योंकि साइड दे रखी है हमको, 20 इंटू 48। ये लीजिए भाई, 2 से काट दिया इसको, यह 480 आ गया। 2 से अपन इसे क्यों काट रहे हैं, इसी को कट कर दें, है ना? कितना आ गया?
480। बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा सवाल था। ये लीजिए, अब ये जो 480 आया, ये क्या निकल के आ गया? एरिया निकल के आ गया किसका? ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया अगर 480 है, अगर एक की वैल्यू 480 के बराबर है, तो 30 की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 480 गुणा 30। इसका मतलब वर्ग का एरिया क्या आया? 480 गुणा 30। हाँ या ना, यस और नो बोलो भाई। तो भाई 8 या 24 की 4, हासिल आई 2, 12 और 2, ये आ गया निकल के। ये है आपका वर्ग का एरिया, और वर्ग का एरिया उसकी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। हमने भुजा मान ली इसकी कितनी है? ए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो ए की वैल्यू निकल के क्या आ गई? 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। 2 जीरो की जगह 1 जीरो बचेगा। साइड निकल के आ गई 120। अगर 120 आपकी साइड है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। आंसर आ गया 480 सेंटीमीटर। यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। हमने इस सवाल को आराम आराम से सॉल्व किया है, इस वजह से आपको थोड़ा सा देखो, मैंने तसल्ली से सवाल को सॉल्व करके समझाया। इस सवाल को सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड में यह सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 480 सवाल का उत्तर आ गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए, फिर बाद में आप कहते हो कि सर सवाल समझ में नहीं आया। सवाल समझ में आपको आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो बिल्कुल आएगा। अब जैसे आप लोग क्या ना, परेशान पहले होते हैं, सवाल बाद में करते हैं। जैसे अलजेब्रा कब होगा? अरे बेटा अभी जो हो रहा है वो तो कर ले, अभी जो चल रहा है टॉपिक वो तो कर ले। क्या ये छोड़ के अलजेब्रा पे पहुंच जाए? अब देख रहे हो ना तुम क्या फोकस है ना? ये तो वही वाली बात हो गई, दिन में बैठे कर रात कब होगी? अरे तो दिन निकलेगा तभी तो रात होगी, कि रात है तो सुबह कब होगी? जो भी होगा अपने हिसाब से होगा। रुक्मणी जी कह रही हैं हर क्वेश्चन अलग अलग रूल से, रूल कितने याद रखें? कैसी बातें करते हो यार, ऐसे नहीं लगेगी नौकरी मित्रों। आपने 4 क्लास तो हो गई होंगी अपनी, है ना? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपने 4 क्लास तो पढ़ ली होंगी मेंसुरेशन की। आप सभी अपने दिल पे हाथ रखिए, और जो भी ठीक ठाक पढ़ने में बच्चा वो समझ जाएगा, केवल और केवल फॉर्मूले से सवाल सॉल्व हो रहे हैं और कुछ नहीं, ओनली फॉर्मूला। अगर आपको मेंसुरेशन में फॉर्मूले याद हैं, सीटेट के अंदर कोई भी सवाल ऐसा होगा ही नहीं जो फॉर्मूले से बाहर का सवाल हो, जिसके लिए पता नहीं आपको क्या करने की जरूरत पड़े। कतई कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला याद है, सीधे वैल्यू पुट कर ही आंसर आएगा। हां, अगर बच्चों को फॉर्मूला ही याद नहीं है तो इसका मतलब कृपा है आपके ऊपर। बेटा जहां पढ़ाई करते हो ना, एक जगह तो बैठ के पढ़ते होगे, जिस जगह पढ़ते हो उस जगह मेंसुरेशन के फॉर्मूले लिख के चिट लगा लो सामने दीवार पे, दीवार पे फॉर्मूले लिख लो। मैं जब पढ़ता था ना, सामने फॉर्मूले, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, मेंसुरेशन के फॉर्मूले, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी, अलजेब्रा के फॉर्मूले, और छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती थी उनको चिपका लेता था, पूरी दीवार भर के रख दी थी। ऐसे सुना होता है। देखो मैथ का मतलब है रिवीजन, आपको रिवीजन करना है। एक सवाल पढ़ा, फिर आप 2 दिन बाद उसे भूल जाओगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया था तो नहीं भूलते, ये गारंटी है। लेकिन आपका ध्यान कम है, आपके फोकस में थोड़ी कमी है, क्योंकि आप उतने अच्छे फोकस आपका नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप उस चीज को भूल जाते हो। अगर आपने कोई चीज अच्छे से पूरे मन से पढ़ी होगी तो उसे आप भूलोगे नहीं। अभी छोड़ो, आप जब बुढ़े हो जाओगे तब भी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो ये वाले माइंड जो अपना होता है ना सबकॉन्शियस, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। हिंदी में कहावत पढ़ी होगी, करत करत अभ्यास जनमत होत सुजान, है ना? वही है उस जमाने में। बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिख लो भाई सर्कल,
जिसको हिंदी में वृत्त कहते हैं। ये हो गया एक सर्कल, ये है भाई आकृति, ये इसका हो गया सेंटर, और सेंटर से इसकी ये जो परिधि है, इस परिधि तक ये जो मैंने लाइन खींच दी, ये क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं अपन रेडियस, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। ठीक है भाई, ये क्या हो गई? रेडियस। अगर सेंटर से होके गुजरने वाली ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जो इसकी परिधियों को टच करे, जैसे देखो ये तो रेडियस हो गई, लेकिन ये पूरी की पूरी लाइन सेंटर से होके गुजर रही है। ये ऐसे भी हो सकती है, 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 गुजरना सेंटर से चाहिए। इस वृत्त के केंद्र से होके गुजरी गई रेखा, ठीक है, इसकी परिधि को क्या करे? स्पर्श करे। तो आप बोलोगे सर ये क्या था इसका, ये क्या कहलाएगा? ये पूरी की पूरी जो रेखा है वो डायमीटर कहलाएगी। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना। तो इसका मतलब ये पूरी रेखा क्या कहलाएगी? डायमीटर, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं व्यास, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है 2r। आ रही है बात समझ में? ये क्या है? इसकी परिधि है, सरकमफ्रेंस है। अब बस दो अपन को इसके फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो एरिया जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, और एक इसका परिमाप, जो कि सर्कल के फिगर में हम उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। परिमाप की जगह हम यहां पे इसको परिधि का नाम देते हैं। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि। बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी सवाल आपका खत्म है। आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ये फॉर्मूले आपने बचपन में पढ़े थे, लेकिन आपने ध्यान से नहीं पढ़े थे। अगर ध्यान से पढ़े होते तो आपको 100% याद रहते। सारा खेल बस ध्यान का है भाई। देखो मन में कुछ और चल रहा है, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमारा दिल विचलित भी है, ऐसे नहीं चलेगा। रोज सुबह उठ के ना थोड़ा सा बैठा करो। छात्रों को बैठना चाहिए, जो बच्चे अपनी छात्र जीवन में हैं, आप लोग किया करो। मैं बता रहा हूं, जो लोग बहुत अच्छा पढ़ के अच्छे नंबर लेके अच्छी नौकरियां लेते हैं ना, उन लोगों के साथ ऐसा है। ये बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं। ये जो बहुत अच्छे टॉपर्स होते हैं, ये उनका काम है। जब आप सुबह उठा करें, जैसे आप मान लीजिए बिस्तर है, वहां से आप उठ रहे हैं, उठने के बाद ना बिस्तर को छोड़िए मत। जैसे आप एक बिस्तर है, इस बिस्तर पे ये आप लेटे हुए हैं, ये आप लेटे हुए हैं, मान लीजिए ये आप लेटे हुए हैं, तो इस बिस्तर को एकदम मत छोड़िए। इस बिस्तर पे यहां पे आप बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। जहां भी आप ऐसे उठ रहे हैं ना, उठने के आप बैठिए। बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी जो है ना, उसको थोड़ा सीधा करिए, और सीधा करके थोड़ी सी आंखें बंद करके, ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से 5 मिनट भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, इससे ज्यादा मत करिएगा। करना जो चाहे वो कर सकता है। इसको क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं कि जब हम सोते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, सोते वक्त देखिए 24 घंटे हमारा जो माइंड है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये हमेशा जगता है। हमेशा इसका काम ही यही है। ये जब आपकी उत्पत्ति हुई है और जब आप मरोगे, तब तक इसका कार्य चलता रहेगा, और इस माइंड के अंदर हजारों इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। तो आपको क्या करना है? सोते वक्त जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारे आसपास ना एक ऑरा बनता है। ये साइकोलॉजिकल है, ये प्रूव है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े वो भी बोल चुके हैं कि अगर व्यक्ति को सुला दो तो उसके इर्द गिर्द, जैसे अगर ये व्यक्ति सो रहा है तो इसके इर्द गिर्द एक ऑरा बनता है, जो इसका खुद का ऑरा होता है। रियलिटी, दिस इज अ रियलिटी। और जब हम सुबह उठते हैं तो वो ऑरा हमारे नजदीक आना चाहिए, इसलिए हम जिसको बोलते हैं इट्स अ गुड टाइम, इट्स अ बैड टाइम। मतलब बिस्तर के ऊपर बैठ के थोड़ी देर रुकिए, आंखें बंद कीजिए, गहन थोड़ा सा, बिल्कुल बिना किसी थॉट के, एक सिंगल थॉट नहीं आने दीजिए दिमाग में। ऐसे करके, जिसको ध्यान की मुद्रा कहते हैं, थोड़ा सा बैठिए, जिससे आपके दिमाग की क्षमता और बढ़ेगी। सारा खेल पता है, केवल और केवल इसी खेल का अंतर है। आप यकीन मानिए, बच्चे इस बात पे बिलीव नहीं करते, और यही एक रीजन है
कि जीवन में इतने सारे लोग हैं, हजारों लोग आपके इर्द गिर्द हैं, हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसका रीजन ही केवल एक है, हर व्यक्ति में बराबर, जिसको बोलते हैं ना, वजन सबका दिमाग का एक ही है, बायोलॉजिकली प्रूव है। जितने दिमाग का वजन आपके अंदर है उतने दिमाग का वजन मेरे अंदर है। जितने दिमाग में आपके न्यूरॉन्स हैं उतने दिमाग में मेरे हैं। ऐसा तो नहीं है न्यूरॉन्स आपके ज्यादा हैं मेरे कम हो, आपके न्यूरॉन्स बड़े हो मेरे न्यूरॉन्स छोटे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये सत्य है कि हम जो अपने न्यूरॉन्स की गति, अपना मतलब ध्यान जो बच्चे लगाने लगते हैं, वो धीरे धीरे फोकस होना शुरू हो जाते हैं। इधर उधर की बातों पे ना अपना वक्त खराब करके वो अपने जो उनका एम होता है, जो ध्येय है उनका, वो उस पर फोकस करते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। एक छात्र को तो ये करना चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब छोटे बच्चे का सेंस ये है कि जब आप छात्र जीवन में हैं तो आप इसका इस्तेमाल करिए। आप यकीन मानिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। चले, कोई नहीं, अब आते हैं सेमी सर्कल पे। यही रीजन है, हर किसी की नौकरी थोड़ा लगनी है। आपको पता तो है हर किसी की नौकरी नहीं लगेगी। 100 बच्चा फॉर्म को फिल करेगा, 100 में से मात्र 10 बच्चों की नौकरी लग पाएगी, और वो भी 10 में से केवल 3 बच्चे इस साल नौकरी ले पाएंगे। अगली साल 7 बच्चे लेंगे नौकरी, और 90 बच्चे फेल होंगे जिनकी नौकरी ना इस साल लगेगी, और 90 में से भी जो और मेहनत करेंगे वो अगली बार इन 10 में पहुंचेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं 100 में से लगभग 50 से 60% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी नौकरी कभी नहीं लगेगी, ना इस साल, ना अगली साल, ना उसके उस साल, ना पूरे जीवन में कभी वो एग्जाम को निकाल पाएंगे। उसका क्या रीजन है? रीजन क्या है? पहली साल वो अच्छा पढ़ेंगे, दूसरी साल अच्छा पढ़ेंगे, तीसरी साल डिमोटिवेट हो जाएंगे, चौथी साल पढ़ने का मन नहीं करेगा, और 5वीं साल उनको कुछ और करने में लगना पड़ेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, दिस इज द रियलिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन। लेकिन आप इस बात को अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है कि जिस उम्र में आपको बातें थोड़ी लेक्चर सी लगती है, और आपको लगता है सर आप, हम इतने भी छोटे नहीं है कि आप हमें समझा रहे हो, हमें सब पता है, हमें जीवन के बारे में सब पता है, हमने सब देखा है। आपको मैं बता रहा हूं, हम एक टीचर हैं, और टीचर का मतलब यह है कि हम अपनी गलतियों से आपको समझाना चाहते हैं कि बेटा जो मैंने गलती की है वो तुम मत करना, जो मैंने गलती की है वो तुम मत करना। यही रीजन है, यही रीजन है, इसी बात का रीजन है। तभी हमें क्या करना है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। देखिए, मेहनत का और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप इस बात को मान के चलिए। तो मेहनत करनी है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, और खुद पे बिलीव रखना है, तब जाके चीजें बनती हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो नौकरी नहीं ले पाएंगे, लेकिन उन्होंने फंडामेंटली इतनी मेहनत की होगी कि जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा तो कर ही लेंगे। लेकिन जो बच्चा आलसी होगा, जो केवल देखिए, अगर आपने जिस दिन स्वयं से झूठ बोल लिया, जिस दिन आप खुद को पागल बनाना सीख गए, आप समझ लीजिए बस जीवन में अब कृपा आना शुरू हो गई। इसका मतलब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब हमने खुद से, हमें पता है कि हमने ढंग से नहीं पढ़ाई करी, फिर भी हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं पता नहीं मैं पास कैसे नहीं हुआ। अबे तो पढ़ाई का जो पास हो जाता, क्या इस बात को कभी अपन मानते हैं? बोलो, खुद पे कभी गुस्सा आती है? नहीं आती। नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं वो ये कहते हैं सर वो तो मैं 3 दिन पढ़ा सर, 3 दिन में मेरे 85 नंबर आ गए सर, 5 नंबर से सीटेट रुक गया मेरा, केवल 3 दिन पढ़ाई की है सर। अगर मैं 30 दिन पढ़ लेता तो 140 नंबर आते 150 में से। आधे बच्चे ऐसी बातें करते हैं, कमाल है। अर्धव्रत का मतलब है इस व्रत का आधा हिस्सा, ये लीजिए। अर्धव्रत का मतलब है इस व्रत का आधा हिस्सा, ये है अर्धव्रत। इसका जो केंद्र होगा वो ये, इसका एक केंद्र है। इसके केंद्र से इसकी ये जो परिधि है, मान लीजिए ये देखो, ये इसकी रेडियस हो गई। अब मैंने आपसे कहा परिधियों को टच करे और इसके केंद्र से होके जो रेखा गुजरे वो क्या कहलाएगी? वो हमेशा क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। तो ये इसकी डायमीटर है, ये इसका डायमीटर हो गया, ये वाला। अब देखो, हमें 2 चीजें यहां सीखनी है। एक तो सीखना है एरिया, फॉर्मूला एरिया का पता होना चाहिए, और दूसरा सरकमफ्रेंस का पता होना चाहिए, है ना?
एरिया और सरकमफ्रेंस। क्लियर है? अब बताओ एरिया क्या होगा इसका। अब आप बोलोगे सर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर को आधा कर दूं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब मुझे कोई एक बच्चा बताए सरकमफ्रेंस क्या होगा सेमी सर्कल का, बताओ। ऐसा मत बोलिए। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 50-60% की नौकरी नहीं लगेगी। अब देखो तुम्हारा दिमाग कैसा है, तुमने अपने आप को उस 50-60% में गिन लिया। दिस इज यही यही तो मैं वो पॉइंट कहना चाह रहा हूं। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है मित्रों। आपने अपने आप को उस 50-60% में रखा कैसे, मुझे ये बताइए। मैंने कहा 50-60% की बच्चों की नौकरी नहीं लगती, हर साल आते हैं पेपर देते हैं बट नहीं लगती, सबको पता है, यही रियलिटी है। लेकिन खुद को तुमने उस 50-60% में माना क्यों? यही तो गलती है। सर ऐसे कैसे नहीं लगेगी? अबे तुमको पता है जब मैं पढ़ता था ना, मैं क्या बोलता था, कांच के आगे खड़ा होकर बोलता था मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मैं एक बाप की औलाद नहीं है कि इस पेपर को ना, मतलब कैसे कह देते हो यार। हमारा दिमाग सटक जाता था, पेपर कैसे नहीं निकलेगा, ये फाड़ के फेंक देंगे इस पेपर को, इतनी मोटी किताब है, इसके 4 चीथड़े कर देंगे पढ़ पढ़ के। अंदर से ना आग सी आती है यार, ऐसे कैसे नहीं निकलेगा पेपर यार, हैं? हमारे नाम के पीछे एक सरनेम है जो हमारे पिताजी ने हमको दिया है। उस सरनेम में बहुत ताकत है, तुम्हारी पीढ़ियां काम करती आई हैं उस सरनेम के लिए। ये नाम आएगा तख्ती, ऐसा करके होता है यार फीलिंग, ऐसे कैसे नहीं आता। अपने आप को उस 50-60% में क्यों मान के चल रहे हो यार? यही तो होता है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव की तरफ आप मुड़ जाते हो, ऐसे तो ना काम चलेगा। सरकमफ्रेंस क्या होगा? आधे बच्चे बता देंगे सर इसका सरकमफ्रेंस पाई आर होगा, है ना? सही बात है, एरिया का आधा तो सरकमफ्रेंस का आधा। जबकि हमने क्या बोला है, एक बात बताओ, सरकमफ्रेंस पाई आर कैसे होगा? सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है? सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। ये देखो, ये जो पूरा का पूरा परिधि है ये 2 पाई आर है, यहां से लेके यहां तक ये क्या कहलाएगी? 2 पाई आर। बात समझ में आई? तो इसकी परिधि इतनी तो हो जाएगी पाई आर, और ये कहां है? तो आप बोलोगे सर +2r या पाई आर प्लस डायमीटर, ये होती है इसकी परिधि। आ रही है बात समझ में? परिधि का मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी सतह की लंबाई। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कैसे नहीं होगे पास यार? ये सोचते ही क्यों हो तुम, मुझे समझ नहीं आता। ऐसे मत सोचा करो यार, ऐसे कैसे नहीं होंगे पास। पेपर देने वाले भी इंसान है, पेपर बनाने वाला भी इंसान है भाई। अब तक नहीं पढ़ाई करी तो अब करेंगे। ठीक है, 15400 मीटर। लो भाई, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द फील्ड, करके बताना इस सवाल को, एट ₹12.50 पर मीटर। ये है आपका सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है 100%। बताओ। एक वृत्ताकार खेत है या एक वृत्ताकार मैदान है, कुछ भी लिखा हो, उसका जो क्षेत्रफल है वो ये लिखा हुआ है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 15,400 मीटर स्क्वायर है। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर
बाड़ लगाई गई, मतलब तार फेंसिंग की गई, इसके चारों ओर बाड़ लगवाने की लागत, इसके चारों ओर बाड़ लगवाने की लागत 12.50 रुपए है ना। बाड़ लगवाने की लागत ये है, प्रति मीटर की दर से, अच्छा लगवाने की लागत 12.50 रुपए प्रति मीटर की दर से क्या होगी, ये है आपका सवाल। अब इस सवाल को पहले बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इस सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया कि भाई कितनी कॉस्टिंग निकल रही है। तो कॉस्ट निकालने का मतलब है, या आप ये कह सकते हो कि भाई कितना अमाउंट लग गया बाड़ लगवाने का, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे कोई बता सकता है? हाँ या ना, यस और नो। तो आप बोलोगे सर अमाउंट का मतलब ये हो गया, ये कब निकलेगा, या तो आपको क्षेत्रफल दे रखा हो और क्षेत्रफल के साथ आप प्रति रेट जो दे रखी है उसका गुणा कर दीजिए, या एरिया ना होगा तो पेरीमीटर होगा। अब आप समझिए एरिया और पेरीमीटर किस किस कंडीशन में कहा जाता है, इनटू रेट, एक ही बात है। अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, यहां आपसे अमाउंट और उसका पैसा पूछा जा रहा है कि भाई कितना पैसा लगेगा। कोई भी आकृति है, चाहे वो एक सर्कल दिया हो सवाल में, चाहे मान लीजिए आपको स्क्वायर दे रखा हो और चाहे आपको ट्राइंगल दे रखा हो, इनमें से कोई भी आपको आकृति दी गई हो, चाहे सर्कल, चाहे क्वाड्रिलेटरल, चाहे ट्राइंगल, त्रिभुज, चतुर्भुज या वृत्त, कुछ भी दिया हो, कैसी भी आकृति हो, आपको पता है तार फेंसिंग का मतलब है वह उसके परिमाप पर लगेगी। पेरीमीटर पे होती है फेंसिंग, पेरीमीटर पे क्या होगी, फेंसिंग होगी, सीधी बात है। आप बोलोगे चारों ओर सब तार लग जाएंगे, चारों ओर इसके तार लग जाएंगे, इसके चारों ओर तार लग जाएंगे, इसी को तो मैंने फेंसिंग कहा है ना। खेतों में नहीं होती, खेतों के चारों ओर अपन जो मेड़ बनाते हैं उस मेड़ पे अपन तार लगा देते हैं, वही तो फेंसिंग कहलाती है। तो फेंसिंग का मतलब यह है कि मुझे परिमाप निकालना पड़ेगा। अगर फिगर का मुझे परिमाप पता है तो प्रति दर के हिसाब से कि भाई इतने मीटर पर रुपए, समझ पा रहे हो, तो अपन उसको कर सकते हैं, सीधी बात है। जैसे ये सवाल के नाम पे क्या है, कुछ भी नहीं। आप बोलोगे सबसे पहले सर एरिया दिया है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15400। पाई की वैल्यू हमने यहां पे न्यूमेरिकली क्या मान लिया, अप्रोक्स 22/7, यही रखते हैं अपन पाई की वैल्यू 15400, है कि नहीं भाई? आपको पता है सर ये 7 से कट गया और 7 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो आर निकल के कितना आ गया, 7 का स्क्वायर, तो 7 बचा, 2 जीरो की जगह 1 जीरो। मीटर में दिया है तो ये आ गया मीटर। ये आ गई आपकी रेडियस। रेडियस कितनी आ गई दोस्तों, रेडियस आ गई आपकी 70 मीटर। इसका मतलब रेडियस 70 मीटर है। तार फेंसिंग का मतलब यह है कि उसकी पूरी सतह पे ऐसे लगेगी, चाहे वो स्क्वायर होता, चाहे वो ट्राइंगल होता, चाहे वो सर्कल होता। तो आपने कहा सर इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई आर, इसका मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 70, 7 से काटा 10 बार गया, पेरीमीटर निकल के आ गया 440 मीटर। सरकमफ्रेंस कितना निकल के आ गया, 440 मीटर। बस बेटा 440 में गुणा कर देंगे, क्योंकि मुझे लागत निकालनी है। तो लागत में क्या करना होगा, इसके परिमाप मतलब सरकमफ्रेंस, एक ही बात है, गुणा दर जो दे रखी है। परिमाप है 440, दर है 12.5, पॉइंट हटाया, कट कर दिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है। आंसर आ गया 5500 रुपए। यही आपके सवाल का उत्तर है। अब एक सवाल और आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आप मुझे एक बात बताओ, सर आपने जहां एरिया लिखा है, एरिया का मतलब क्या है? एरिया किस कंडीशन में आता है? एरिया बेटा किस कंडीशन में आता है? जैसे मान लीजिए जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, इस कमरे में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो,
इसका जो फर्श है, ये जो देखो फर्श दिख रहा है ना, मान लीजिए एक चौकोर मैदान है, उस पे आपको मान लो कारपेंटिंग करनी है। अगर हम उस सतह को ढक दें, अगर हम इस सतह को ढकना चाहें तो ढकते वक्त हमें एरिया निकालना होता है। एरिया हम किस कंडीशन में निकालेंगे, जब हमें पेंटिंग करनी हो या मान लीजिए कालीन बिछानी हो, जिसको बोलते हैं कारपेट, हमको कालीन बिछानी हो, पेंटिंग करनी हो या ढकना हो सतह को, तब हम उसका एरिया निकालेंगे और लागत ऐसे ही निकलेगी, एरिया गुणा रेट। आ रही है बात समझ में? दो तरीके के यहां सवाल बनेंगे। एक सवाल बनेगा चारों ओर बाड़ लगाना मतलब फेंसिंग करना, और एक सवाल बनेगा जो आपकी सतह है, पूरा जो मैदान है, उस मैदान को आप ढक रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिए। A wire is in the shape of a circle, एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पेपर का सवाल है, ऑनलाइन के टाइम पे आए थे। सर्कल का सवाल मैं आपको बता दूं, 2011 से 2021 तक, 2011 से जब से सीटेट शुरू हो रहा है 2021 तक कभी भी सर्कल का सवाल आपके पेपर में नहीं आया, चाहे वो पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो, कभी नहीं आया। सर्कल तो आता ही नहीं, क्योंकि सर्कल सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, आपके सर्कल सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन जब आपके पिछले 2 ऑनलाइन पेपर होते हैं, वहां पे उन्होंने सर्कल आपसे पूछ लिया, इसीलिए हम यहां पे सर्कल के सवाल भी देख रहे हैं। ठीक है, इट इज बेंट, इसको लो मोड़ दिया, इट इज बेंट इन द फॉर्म, बट बहुत ही सिंपल सवाल आए थे, कुछ भी नहीं था सवालों में। इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, देन तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये आपका सवाल है, इस सवाल को आप सॉल्व करें। एक तार वृत्त की आकृति के रूप में है, जिसका क्षेत्रफल 154 है, जिसका क्षेत्रफल 154 है, जिसका अब ये भी किया है आपने, कतई सिंपल सवाल हो रहा है। 154 मीटर स्क्वायर है, और इस तार से या इस तार को एक वर्ग के रूप में बनाया जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। इस तार को वर्ग के रूप में बनाया जाता है, इस तार को वर्ग के रूप में बनाया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, एक फिगर से दूसरे फिगर को बनाना। आपके पास एक फिगर है, उस फिगर से दूसरे फिगर को बनाने का सवाल आ सकता है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, ठीक है भाई। आपको पता है, मान लो इस सर्कल को आपने कट कर दिया, तो इसका मतलब इससे एक ये तार बन गया। तार का मतलब है इसकी परिधि, तो मुझे भाई इस सर्कल की परिधि निकालनी होगी, वही तो इसकी लंबाई होगी। एरिया आपको दे रखा है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। पाई का मतलब हो गया 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 154, और आर इज इक्वल टू निकल के आ गया 7 मीटर। इसे काटोगे 7 बार, 7 7 49, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर इज इक्वल टू 7 मीटर। ये तो बहुत सिंपल हो गया, कतई सिंपल है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 2 पाई आर की। तो भाई 2 पाई आर की वैल्यू निकालोगे, परिधि होता है 2 पाई आर, मतलब 2 गुना 22/7 गुना आर मतलब 7, निकल के आ गया 44 मीटर।
इसका मतलब एक वर्ग को जब हमने खोल दिया तो एक तार बन गया 44 मीटर का, और इससे हमने सर्कल को जब खोल दिया इससे हमने एक वर्ग बना दिया। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। पेरीमीटर इसका कितना हो गया, इसका मतलब तार की लंबाई 4a के बराबर, 4a बराबर मतलब 44, a बराबर 11 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 121 मीटर स्क्वायर। यही इस सवाल का उत्तर है। तो ऐसा सवाल आपके पेपर में आ सकता है, एक फिगर से दूसरे फिगर को बनाने वाला, एरिया क्षेत्रफल कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की क्लास के लिए, है ना। कल मिलते हैं, कल अपन और पढ़ेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम साथ में सॉल्व करते आ रहे हैं, और पेपर 2 के लिए जो 5 टॉपिक हैं आपके अर्थमेटिक के,